This is Akashvani. News Services Division presents special series Seva Parv. Let's listen to the 5th episode, Atmanirbhar Bharat. ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके 5वें संस्करण में आज सुनिए आत्मनिर्भर भारत। $140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। Namaskar. Hello to all the listeners of Akashvani. My name is Tina Jha. In this special series of discussions on India's transformational journey over the past decade, our focus today is on one of the most defining visions, Atmanirbhar Bharat, or making India self-reliant and self-sufficient. Prime Minister Narendra Modi has repeatedly underscored Atmanirbhar Bharat as a foundational pillar of Viksit Bharat. In a recent address, he renewed the call for indigenous production across sectors, from chips to ships. Against this backdrop, we take the opportunity today to assess how far India has travelled on this path, the progress made, the challenges ahead, and the impact of government initiatives on key sectors that are critical to our economic growth and national security. I'm pleased to welcome on the program today two distinguished guests. Major General Sanjay Meston, retired. He's a defence analyst. General, thank you for your time. Welcome to the program. Thank you, Tina. Also delighted to have with us Mr. Ashok Tandon, political analyst and veteran journalist. Mr. Tandon, thank you for your time. Welcome to the program. Thank you. Self-reliance in defense. भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रक्षा क्षमता में अभूतपूर्व प्रगति की है। कभी हमारी पहचान विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में होती थी, लेकिन आज हम स्वदेशी रक्षा उत्पादन का एक मजबूत केंद्र बन चुके हैं। भारत का रक्षा बजट साल 2013-14 में 2,53,000 करोड़ रुपए था, जो इस वित्त वर्ष में बढ़कर 6,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश का रक्षा उत्पादन पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में बढ़कर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो एक दशक पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। आज भारत के रक्षा उत्पाद 100 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 50,000 से अधिक रक्षा उपकरण जो पहले आयात किए जाते थे, अब देश में ही बनाए जा रहे हैं। हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में कई ऐसे भारतीय उपकरणों और हथियारों का उपयोग हुआ जो पूरी तरह से भारत में निर्मित हैं। वहीं भारत अब अपने रक्षा उत्पाद अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग की गई ब्रह्मोस मिसाइल को कई देश हमसे खरीदना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश का रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपए था, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। मोदी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देश के 2 बड़े रक्षा औद्योगिक गलियारे बना रही है, जहां निजी क्षेत्र के साथ मिलकर रक्षा उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में नौसेना में स्वदेश में निर्मित INS हिमगिरी और INS उदयगिरी युद्धपोतों को शामिल किया गया। INS उदयगिरी नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित 100वां जहाज है, जो भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता को दर्शाता है। भारत आज प्रचंड और तेजस जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान बना रहा है, जिनकी विश्व के अन्य देशों में मांग बढ़ रही है।
So let's start with the defense sector, which has undergone a remarkable transformation in the past decade, evolving from a largely import-dependent military force to one which is now increasingly focused on self-reliance and indigenous production. General, to you first, as an army veteran and a defense analyst, how do you see the meaning of self-reliance having evolved in the last 10 years or so? And how critical has this transformation been for India given today's security environment? The first issue is, having been in the uniform for 40 years, and I recollect during the Kargil war and also Op Pavan Sri Lanka, I was looking after the operational logistics as a colonel in the Indian Army. And that time I remember certain parts had to come from Soviet Union or later Russia. They were dilly-dallying and we faced a lot of problems. Small things like lubricants and greases also. Yeah. And that time as a soldier I felt it is high time India must have self-reliance and Atmanirbhar. Because then I realized we were literally begging. The concept is now very, very clear. Atmanirbhar, that means self-reliant India, especially in defense. And that is what gives Tina strength to the nation. A mighty army gives a lot of strength to the country. And I think that has been the best part. And this is radical tectonic shift by the Prime Minister of India when he announced this concept of Atmanirbhar Bharat. We were heavily dependent on imports. And therefore, I also realized, since I have mentioned Kargil, supply chain disruption was there and the geopolitical pressures. Tomorrow, if a country decides at the opportune time, they will not give you the weapon systems. Look at GE F414 engines. US delayed it by almost 2 years. So therefore, to cut off this dependency and this supply chain disruption, why shouldn't India be self-reliant? And therefore, Prime Minister of India, what he has stated, I think that is what the essence is. Mr. Tandon, the opening remarks also from you on the manner in which things have moved over the last 11 years in favor of indigenous production, particularly of the defense items. How would you describe the priorities and the commitment behind this push for self-reliance by the Modi government? While I fully agree with the General, the fact remains to achieve all what we are discussing today, you need a strong leadership. And for strong leadership to have in the country, you need a stable political setup also. If you have a stable government, because of vibrant democracy in India, incidentally and luckily, we do have a stable government and a strong leadership also. So it is the will of the strong leadership that helps to reduce your external dependence in defense. That is one thing. Then it also helps the system to gear up and develop a very vibrant defense sector, creating an ecosystem where every component bears the mark of made in India. Therefore, to realize all these things, you need a very strong policy also. So our policies in defense sector over the last 11 years have resulted into what we are discussing today in the defense sector. I will give you an example. During the 10 years of UPA regime, I'm not criticizing that regime. We had a very honest defense minister in Mr. A.K. Antony. But because of the previous defense-related scandals, Mr. Antony did not take any decision to purchase arms required by the armed forces, just not to be blamed for any, corruption charge. That also was not a very healthy sign. Now, during the last 11 years, India has, apart from becoming self-reliant in certain sectors, we have been buying arms for Air Force, Army, Navy also. And wherever it is required, India has purchased, but not a single case of corruption or what you call is the commission. Right. So that is a reflection on the strong leadership. No, we will buy arms wherever required. We will collaborate with the foreign companies to manufacture arms in India. We will open private sector, which was so sacrosanct. Defense sector was very sacrosanct. No, can't open it for the private sector. Today, no, we are having private sector involved into it. Collaborations are coming in. So we are manufacturing a lot of stuff in the defense sector, but largely because we have a strong leadership for whom corruption, commission in defense purchases is not at all acceptable. जनरल, मेक इन इंडिया नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट और बढ़ते बजट जैसे पहल ने आपकी नजर में डिफेंस फोर्सेस के उपकरणों की योजना को बनाने और खरीदने के तरीके को कैसे बदला है? पिछले 11 साल में क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले जब प्रोसीजर्स को चेंज किया है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि DPSUs या जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थे, वो मैं बोलूंगा उनका काम बहुत ढीले चलता था, हार्डली कोई प्रोडक्शन होती थी, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच थी,
वो ब्यूरोक्रेसी आज हट गई है, क्योंकि पहली बात तो उनको पीएसयूज में कन्वर्ट कर दिया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को। कंसेप्ट चेंज है, रेडिकल चेंज है। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर्स को लेके आए हैं, वो सबसे बड़ा शिफ्ट है। और आपने देखा ऑप सिंदूर के दौरान किस प्रकार इतने बढ़िया ड्रोन्स, इंडिजिनस डिफेंस ड्रोन्स बनाए गए हैं, कितने बढ़िया उन्होंने क्षमता दिखाई है इस ऑप सिंदूर में। किसने किया है? प्राइवेट सेक्टर। और दूसरी एक और बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि फौज जो चाहती है और जो हम जो चाहते हैं उसको समझना लोगों को मुश्किल था। तो अब क्या एक सिस्टम हमने कर दिया है कि हम पूरा लोगों को बताते हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर्स को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, कि फौज को क्या चाहिए। हम उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद एक बहुत अच्छा इंटरमैच हो गया है। तीसरा जो चेंज हुआ है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर चेंज हो गया है। कई बार डिसीजन मेकिंग इसलिए भी नहीं अच्छी होती थी क्योंकि लगता था कि इसका परिणाम क्या होगा, कहीं बोफोर जैसे स्कैंडल तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर फर्क ये पड़ा है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर से चीजें इतनी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। तो ये कंसेप्चुअल चेंजेस हुआ है टीना। और एक और जो हुआ है आपकी आईडेक्स, प्राइवेट सेक्टर को अगर आपने इन्वॉल्व करना है तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर एक्सीलेंस, उसके लिए इन लोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। R&D पे फोकस किया जा रहा है। R&D इतनी जरूरी होती है कि नए हथियार और इनोवेशन के लिए। तो कहने का मतलब है आईटीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच हो गया है। आज भारत ने रियलाइज किया है, जैसे ये चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें थोड़ी हमारी प्रॉब्लम थी, ये सारे इंपोर्ट करने पड़े थे ताइवान वगैरह से। आज हमने उसकी भी प्रोडक्शन शुरू कर दी और मेरे ख्याल सबसे पहला प्रोटोटाइप फिलहाल एक रिलीज भी हो गया। कुल मिलाकर रक्षा निर्माण अब भारतीय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गया है, जो हमने पिछले एक दशक में कम से कम देखा है। ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। इतना विशाल आईएनएस विक्रांत भी भारत में ही बना है। इसे बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी स्टील लगी वो भी भारत में बनी थी। यानी हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास कौशल की कोई कमी नहीं है। Self-reliance in technology, innovation and startups. पिछले एक दशक में भारत ने तकनीक और प्रौद्योगिकी में न केवल आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं, बल्कि इस क्षेत्र में अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर दूसरे कई देशों तक तकनीकी उत्पादों के निर्यात में भी अहम उपलब्धि हासिल की है। मोदी सरकार ने विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को शुरू किया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के आह्वान के बाद भारत दूसरे देशों के लिए निवेश विनिर्माण का एक बड़ा आकर्षण बना। सरकार ने औद्योगिक गलियारे, विशेष आर्थिक क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर जैसी पहल करके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़े समाधान निकाले। इसी तरह पीएम गति शक्ति एक ऐसी पहल रही है जिसने ढांचागत विकास में बाधाओं को दूर करने में मदद की है। कोविड-19 के दौरान हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी देखा, जिसने स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा दिया और दूसरे देशों पर निर्यात की निर्भरता के विकल्प तैयार किए। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मेडिकल उपकरण और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना का एक अहम नीतिगत निर्णय लिया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप मोबाइल विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आयात में भारी कमी आई है। स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू होने के बाद 8 वर्षों में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। जीएसटी कर व्यवस्था और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार, व्यापार की सरल प्रक्रियाओं, सिंगल विंडो सिस्टम ने तकनीकी उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उनकी खपत को भी तेजी से बढ़ाया है।
इससे विश्व में भारत एक बड़े तकनीकी उत्पादक के साथ तकनीकी उपभोक्ता का बड़ा देश बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है कि भारत स्वयं अपनी चिप तैयार करे। इसलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे ऐतिहासिक कदम के परिणाम स्वरूप इस वर्ष भारत मेड इन इंडिया चिप तैयार करके विश्व के सामने अपनी आत्मनिर्भरता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करेगा। General, we are moving towards advanced technologies, but we also want to become a hub of producing those technologies and sharing it with the countries in the global south. So what opportunities do you see in that regard for India in order to become a hub for advanced technologies? I would say India is the capital of global south, and that should give a great pride to all the Indians. India has got tremendous scope today. You see, today's newspaper only speaks. The German ambassador based in India has stated that all the H1B1 visas people who are being likely to come back, they are most welcome to come to Germany. We want Indian mind. So everything starts with the Indian brains. And I would say, Tina, Indian brains of the young people are excellent, brilliant brains. This is what matters. Today, the Americans have also realized, and I think they are stating that Indians must continue there. So number one is mind. And if the minds are good, they are innovative. So obviously they will produce better advanced technologies. So we are today going in for advanced technologies, critical emerging technologies. And today a nation like China, which has got 70% of the rare, I would say, magnets, where they have the monopoly. India is now trying to explore within its, in places like Riyasi, etc. I think there is a chance of finding these metals. So what are the advanced technologies? I would put it very bluntly. I think the most important is the chips, the semiconductor. Every equipment, whether it is defense, whether it is your mobile, everything requires semiconductors or these chips, advanced chips. And I think today India is gone to that stage. I think in Baroda and Assam, we have already set up the factories. And they are expensive proposition because, it's not only manufacturing, it is storing them. The requisite temperature is to be maintained. So keeping all these minds in advanced technologies, whether it is space technology, whether it is defense technology, whether it is seaborne technology, any kind of technology, underwater technology, drone technology, I think India today is that country which is, Tina, as on date, exporting military equipment, military hardware to 100 countries. Yes. Unbelievable. And our defense exports stands at 21,083 crores in the financial year 23-24. You're right, and that's why a lot of countries in the global south are now looking towards India to develop that technology, share it. Therefore, we can do lots to help the global south, and now we are going to be strategic partners with all these countries. साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। Self-reliance in manufacturing. Mr. Tandon, the government policies, incentives that have shaped India's journey towards becoming Atmanirbhar in some of these critical areas which form key pillars of our Atmanirbhar Bharat Abhiyan, something that has seen tremendous push from the Modi government and significant change has happened over the past decade. Let's start with manufacturing because a lot has been done in terms of first the policy measures and also the incentives to allow the sector to grow. Self-reliance in manufacturing and innovation is basically it refers to any nation's ability to produce goods and develop technologies domestically to meet its needs and achieve global competitiveness, reducing dependence on foreign sources. In that context, our initiatives of Make in India and Atmanirbhar Bharat, they basically aim to achieve this goal. And how they can achieve this goal is by fostering local production, supporting domestic SMEs,
investing in research and development, promoting disruptive technologies like artificial intelligence, and launching target schemes like production-linked incentive. Now, this basically will involve domestic manufacturing, innovation ecosystems, reduced import dependency, support for SMSCs, strategic autonomy. Now, these are some of the key factors on which I think the country is already marching forward. And as we have already discussed, self-reliance, Atmanirbhar Bharat, to achieve the goal of a developed country, manufacturing has been playing a great role and it is still playing. And for that, the policies have to be such that they give incentive to all these sectors. हम सब जानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है. हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो. आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई, हमें पता तक नहीं है. हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी. हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी. हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है. गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता. Self-reliance in space. पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर बड़े सुधार किए हैं. पहले ये क्षेत्र मुख्यतः सरकार तक सीमित था, लेकिन अब इसमें निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी निभा रहा है. सरकार ने इन स्पेस और NSIL जैसी संस्थाओं की स्थापना कर निजी निवेश और स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भागीदारी का अवसर दिया है. परिणाम स्वरूप स्कॉय रूट एयरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 लॉन्च किया और ध्रुव स्पेस ने स्वदेशी सैटेलाइट तैनाती प्रणाली का सफल परीक्षण किया. बीते वर्षों में सरकार ने अंतरिक्ष बजट में लगातार बढ़ोतरी की है. चंद्रयान 3 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर भारत का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर दिया. वहीं गगनयान मिशन के जरिए भारत अब अपने पहले मानव को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रहा है. भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद प्रक्षेपण केंद्र बन चुका है. PSLV और LVM-3 रॉकेट के जरिए अब तक 30 से अधिक देशों के सैकड़ों उपग्रह भारत से प्रक्षेपित किए गए हैं. हाल ही में OneWeb कंपनी के 36 उपग्रहों को भारत ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया. सरकार ने तकनीक को जनता से भी जोड़ा है. NAVIC हमारी स्वदेशी GPS प्रणाली आज मोबाइल और वाहनों में इस्तेमाल हो रही है. भुवन पोर्टल के जरिए किसानों को फसल और जमीन की जानकारी दी जा रही है. General, let me ask you a question on the strides that we have made in space technology, from satellites to launch vehicles, not just for ourselves, but for countries in the global south and several other countries that we are also selling our equipment to. How does this contribute, A, to national security, B, to strategic autonomy, and C, to the global competitiveness picture? In Op Sindoor, we realized, and if you remember the statement by the Deputy Chief of the Indian Army, that China was giving valuable inputs through their satellites to Pakistan. Therefore, why space is essential and the type of satellites today we have to launch. And I'm very glad, as on date, India, especially the startups, are also now thinking on, launching satellites, and we have our own launching systems, launching platforms. But why is it required? There are two basic facets which matters. One is surveillance. When you have a plethora of satellites, it is giving you total surveillance over everything about enemy. And not only that surveillance, it's also good for our climatic conditions, weather conditions, everything. So people in India can be forewarned whether floods or cyclones are coming. Very wide scope to have satellites surveillance. Second is communications. Satellite provides great and easy communications. You mentioned Global South. So if you have good strategic communications, it gives a clean edge to India in the satellite domain.
स्पेस से जुड़ा एक सवाल मिस्टर टंडन आपसे पूछना चाहूंगी। अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाती है? उसमें किस तरह का बदलाव आपने पिछले एक दशक में देखा है? देखिए, दुनिया माने या ना माने, भारत अंतरिक्ष में दुनिया का एक नेतृत्व प्रदान करने वाला देश बनने जा रहा है। और इसकी मान्यता इससे भी है, कितने देश अपने रॉकेट हमारे रॉकेट लॉन्चर्स पर लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे अपने जहां तक कार्यक्रम की बात है तो गगनयान मिशन हमारा जो है वो तैयारी कर रहा है। इसमें हम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित लाना संभव करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन हम स्थापित कर रहे हैं, विकसित हो रहा है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तीसरा, हमने निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में 2 उपग्रहों को डॉक करने में सफलता हासिल की है, जो भविष्य के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण क्षमता होगी। तो ऐसे इसमें भी भारत निजी क्षेत्र की साझेदारी कर रहा है और इसमें जितने भी और लोगों से देशों से सहयोग है वो भी कर रहा है। तो अंतरिक्ष में भारत आगे चलकर दुनिया के अग्रणी देशों में तो अभी बन गया है और उसका नेतृत्व भी करेगा। स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों ने कई बिलियन डॉलर खर्च करके जो सक्सेस हासिल की, हमारे वैज्ञानिकों ने वही काम सीमित संसाधनों में करके दिखाया है। जल्द ही भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। Self-reliance in energy. Over the past 11 years, India's energy sector has witnessed a transformation. The country, once largely dependent on imported fossil fuels, is now a global leader in clean energy. India ranks 4th in the world for total renewable energy capacity, 3rd in solar and 4th in wind power. Overall, India has almost tripled its clean energy capacity to 228 gigawatts. The country's solar energy capacity has increased 30-fold over the past 11 years. Today, solar power provides nearly half of India's renewable energy. To give a boost to solar power, Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana was launched to set up solar rooftop panels in 1 crore households. PM Kusum Yojana was launched to replace diesel pumps with solar pumps in the farms. Recently, the government has launched India's first national policy on geothermal energy to fulfill the country's growing need for energy. India is also working on ambitious national green hydrogen mission, and thousands of crores of rupees are being invested under this mission. During the last 11 years, India's nuclear energy generation has increased by 60%. The country aims to increase its nuclear capacity tenfold by 2047. In this way, India is not just meeting its global energy commitments, but also setting a new template for how a nation can grow, decarbonize, and remain self-reliant. एक और क्षेत्र जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे वो है एनर्जी सेक्टर, और इसमें भी काफी विजिबल बदलाव देखे गए हैं पिछले कुछ दशकों में। भारत नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और स्वदेशी ईंधन उत्पादन में काफी प्रगति कर रहा है। ये पहले आर्थिक स्थिरता और औद्योगिक विकास में किस तरह से योगदान करती है मिस्टर टंडन? ऊर्जा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम बहुत मामलों में डिपेंडेंट थे, और अगर हम पेट्रोल डीजल की बात ना भी करें तो
तो अभी जो हमारा प्रयास चल रहा है उसमें सौर ऊर्जा को हम बहुत महत्व दे रहे हैं। हम देख रहे हैं तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन ऊर्जा में भी इसके बारे में बहुत तेजी से, और घरेलू जो हमारा तेल और गैस का रिसर्च है और इनोवेशन है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा आयात पर यानी इंपोर्ट पर हमारा डिपेंडेंस लगातार कम हो रहा है, और परमाणु ऊर्जा की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। और जैसा कि लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा, तब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने और इसी निजी क्षेत्र के लिए भी खोलने का एक जो अभियान सरकार ने चलाया है। तो सौर पैनल की भी बात हमने कर दी है। तो 2030 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के संकल्प को 2025 से पहले ही पूरा कर लिया गया। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, और इसलिए भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जनरल, एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता हमारे डिफेंस रेडीनेस के लिए कितना जरूरी है? एनर्जी है वो एक देश के लिए प्राइम मूवर होता है, और एनर्जी जैसे टंडन जी ने भी बताया बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। और खासकर मैं तो बोलूंगा एक और चीज जो भारत ने अभी की है, पहली बार बजट में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी बजट का सैंक्शन किया गया था, और देशवासियों को खुशी होगी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की प्रस्ताव हो रही है। और मेरे ख्याल भारत अगले कुछ साल के अंदर, मेरे ख्याल 10 साल के अंदर तकरीबन जो लक्ष्य है तकरीबन 30 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को इंस्टॉल करेगा। और इसमें एक और अच्छा प्रपोजल है, ये मैं डिफेंस के लिहाज से भी बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे बड़े कारोबार हैं जैसे स्टील इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर पावर इंडस्ट्रीज हैं, इनको तो सबसे ज्यादा ऊर्जा ही चाहिए, एनर्जी चाहिए है, पावर चाहिए है। इसके लिए भारत सरकार ने ये प्रपोजल दिया है, वो बड़ा अच्छा प्रपोजल है कि मान लिया कोई स्टील प्लांट है या पावर प्लांट है, वहां पर वो उनका काम है लैंड देना, उनका काम है फंडिंग करना, लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs लगाएगा कौन? भारत सरकार। चलाएगी कौन? भारत सरकार। उनको भी फायदा, देश को भी फायदा। तो एक हमारा नेशनल ग्रिड एनर्जी का इतना अच्छा हो जाएगा। भारत का भी धीरे धीरे लक्ष्य है कि हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का भी फायदा उठाए, और ये न्यूक्लियर एनर्जी फिर हमारे हर काम में आएगी। डिफेंस की जहां तक बात है, ये आपके न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स वगैरह। तो कहने का मतलब है ये होल ऑफ नेशन अप्रोच हर जगह चल रहा है, सेल्फ रिलायंट। तो SMRs मैं बोलूंगा एक मास्टर स्ट्रोक है इन द सिविल न्यूक्लियर सेटअप। हमने मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी। इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाए। 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी उपलब्ध हो। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं। 2047 तक जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। India's commitment to self-reliance is not just driving growth, innovation and strategic strength. There is a road full of opportunities. With continued focus and collaboration, we are sure that India will position itself as a leader, not just as a technological and industrial powerhouse, but as a country that will have solutions not just to cater to its own population, but for each developing country that aspires to become self-reliant in the future. So with that, we'll wrap up this conversation. Thank you once again, Mr. Tandon, Major General, for joining us on the program today, sharing your inputs with us and our listeners. You were listening to the 5th episode of the special series Atmanirbhar Bharat. The participants were Major General Sanjay Mayston, Defence Analyst, and Ashok Tandon, Political Analyst. Moderator was Tina Jha, Journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के 5वें संस्करण में आप सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल संजय मेस्टन और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।